नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह AGIS में आपका स्वागत करता हूं। आज हम मगध के तीसरे भाग की बात करने के लिए जा रहे हैं। पहले भाग में हमने जाना कि किस तरीके से मगध बना, मगध क्या था, उसकी भौगोलिक विस्तार कैसे हुआ, कौन उसका संस्थापक था। और दूसरे वीडियो में हमने मगध के पहले वंश बृहद्रथ वंश के बारे में जाना। हमने जाना कि बृहद्रथ वंश का संस्थापक बृहद्रथ नाम का राजा था, जबकि बृहद्रथ वंश का अंतिम राजा रिपुंजय था। आज हम रिपुंजय से आगे की कहानी लेकर चलेंगे। हकीकत ये है कि 682 में रिपुंजय की हत्या पुलिक नाम के उसी के मंत्री ने कर दी। पुलिक ने रिपुंजय की हत्या करके और रिपुंजय की जगह पर मगध पर अपने ही पुत्र प्रद्योत को बिठाया और बृहद्रथ और हर्यक वंश के बीच में प्रद्योत वंश का स्थान रहता है। प्रद्योत वंश में 5 राजा हुए और इसमें सबसे पहला जो रूलर था प्रद्योत था। प्रद्योत वंश की जानकारी हमें 2 पुराणों से मिलती है, एक है वायु पुराण और एक है भविष्य पुराण। प्रद्योत वंश में पलक, विशाखशूप और अजक नाम के राजा हुए। अजक का पुत्र वर्तिवर्धन था। कौन था? वर्तिवर्धन। तो जो अजक का लड़का था वर्तिवर्धन, उसी वर्तिवर्धन को हराकर 544 BC में 544 BC में मगध पर बिंबिसार नाम के राजा ने और हर्यक वंश की स्थापना की थी। तो वर्तिवर्धन को हराया है। वर्तिवर्धन जो है वो प्रद्योत वंश का अंतिम राजा है और ये महाराज अजक का पुत्र था। इसे हराने के बाद बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की। हर्यक वंश की बात की जाए तो हर्यक वंश का एविडेंस हमें कई ग्रंथों से मिलता है। जैसे एक बौद्ध ग्रंथ है महाभग, जो विनय पिटक का ही पार्ट है। इस महाभग के अनुसार ये पता चलता है कि हर्यक वंश का जो संस्थापक था बिंबिसार, उसकी 500 पत्नियां थीं, जिनमें कुछ पत्नियों के नाम भी मिलते हैं। जैसे पहली पत्नी चेलना थी, जो वैशाली की थी, लिच्छवी गणराज्य की। दूसरी कौशल की राजकुमारी थी, जिसका नाम था महाकौशला देवी। महाकौशला देवी से जब बिंबिसार का विवाह हुआ था तो वो काशी नाम की एक नगरी दहेज में लाई थी और काशी जैसे ही बिंबिसार को मिला तो उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई थी। तो ये कहते हैं कि उस समय पूरे विश्व में सबसे बड़ा ट्रेडिंग हब अगर कोई था तो वो काशी था। उस समय जो पहली करेंसी थी इंडिया की वो चलती थी, उसका नाम था आहत कॉइन्स या पंचमार्क कॉइन। और काशी से चांदी के 5 मार्क कॉइन्स इकट्ठे होते थे और टैक्स के रूप में 1 लाख कॉइन्स इकट्ठे होते थे। इसीलिए कहा जाता है कि जैसे ही बिंबिसार की महाकौशला से विवाह हुआ तो उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो गई। हालांकि बिंबिसार की तीसरी पत्नी जो थी उसका वर्णन क्षेमा के रूप में मिलता है, जो मध्य देश की राजकुमारी थी। ये महाभग से हमें जानकारी मिलती है, जो बौद्ध ग्रंथ है। इसके अलावा हमें अंगुत्तर निकाय एक बौद्ध ग्रंथ, भगवती सूत्र जैन ग्रंथ जैसे ग्रंथों से भी हमें हर्यक वंश की जानकारी या उस समय महाजनपद काल की जानकारी मिलती है। इन किताबों में 16 महाजनपदों का भी वर्णन है, ये समझिए आप। ठीक है, हाँ चलिए। तो हर्यक वंश में कुल कितने राजा हुए थे? हर्यक वंश में टोटल 4 रूलर हुए थे, 4 राजा हुए थे। पहले राजा का नाम बिंबिसार था। बिंबिसार के बाद उसका पुत्र अजातशत्रु, और अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी भगवान बुद्ध के विरोधी देवव्रत के कहने पर। हालांकि इसमें 2 कहानियां प्रचलित हैं, मैं आपको बताऊं। तो पहली तो यही है कि गौतम बुद्ध के विरोधी या विद्रोही देवव्रत के उकसाने पर अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी। तो दूसरी कहानी ये भी है कि अजातशत्रु अपने मामा की लड़की मतलब प्रसेनजीत की लड़की वजीरा से प्रेम करता था और उसने जब वजीरा से विवाह के लिए अपने पिता से कहा तो उसके पिताजी ने मना कर दिया और उसी कारणवश उसने अपने पिता की हत्या कर दी। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की। ठीक उसी प्रकार अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने कर दी। उदयन हर्यक वंश का तीसरा राजा था और उदयन ने ही कुसुमपुर नाम का शहर बसाया था, सोन नदी और पाटलिपुत्र के संगम पर। कुसुमपुर को
आगे चल के पाटलिपुत्र कहा गया, या उदयन के टाइम पर ही, उदयन का एक नाम उदयभद्र भी था, तो उसने ही पाटलिपुत्र की स्थापना की, उदयन ने, जो आज पटना के नाम से जाना जाता है और ये बिहार की राजधानी है। हालांकि बिहार की राजधानी पटना को पटना नाम पाटलिपुत्र से पटना बदला था शेरशाह सूरी ने, जो मुगल काल में एक अफगान शासक हुआ था जो सूरवंश का था। तो इस तरीके से पहला राजा बिंबिसार, बिंबिसार का लड़का अजातशत्रु, अजातशत्रु का लड़का उदयन, उदयन ने पटना या पाटलिपुत्र बसाया। उदयन का पुत्र था नागदशक। उदयन के वैसे 3 पुत्र थे, नागदशक, अनिरुद्ध और मुंडक। इन तीनों में नागदशक राजा बना था। और नागदशक ने अपने पुत्र नागदशक ने अपने पिता उदयन की हत्या की थी, उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या की थी, और अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी। तो इन सभी राजाओं ने अपने अपने पिताओं की हत्या की, इसीलिए हर एक वंश का एक नाम हमें पितृहंता वंश भी मिलता है। दूसरी बात करें राजधानी की, तो देखो 4 राजा बताए हैं मैंने, पहला बिंबिसार, दूसरा अजातशत्रु, तीसरा उदयन और चौथा नागदशक। बिंबिसार और अजातशत्रु इन दोनों की राजधानी राजगीर थी, और राजगीर आज भी साउथ बिहार में स्थित है। राजगीर इनकी राजधानी रही 2 राजाओं की, बिंबिसार और अजातशत्रु की। इसके बाद उदयन आया, तो उदयन ने पाटलिपुत्र नाम का नगर बसाया और पाटलिपुत्र को ही अपनी राजधानी बनाया। तो इस तरीके से तो राजगीर और पाटलिपुत्र 2 राजधानियां रहीं हर्यक वंश में। इसके अलावा धर्मों की बात की जाए तो बिंबिसार ने बौद्ध धर्म अपनाया था। ऐसी जानकारी हमें विनय पिटक से ही मिलती है कि बौद्ध धर्म अपनाने के बाद, पहले बिंबिसार ने बौद्ध धर्म अपनाया, बौद्ध धर्म अपनाने के बाद जब उसका विवाह हुआ चेलना से, तो चेलना जो थी वो उसकी पहली पत्नी थी, जो वैशाली की थी, लिच्छवियों की राजकुमारी थी। चेलना का ये था कि वो जैन धर्म की फॉलोअर थी, ऐसा मानते हैं इतिहासकार, क्योंकि चेलना जो थी उनकी बहन त्रिशला के पुत्र थे महावीर स्वामी, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। तो इस रिश्ते से देखा जाए तो शायद मौसा होते थे बिंबिसार महावीर स्वामी या वर्धमान के, जो 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के। और उन्हीं से प्रेरणा पाकर और चेलना ने बिंबिसार को प्रेशराइज्ड किया जैन धर्म अपनाने के लिए। तो हर्यक वंश का या इतिहास का पहला राजा, हाँ अब मैं आपको बता देता हूँ कि हर्यक वंश ही भारतीय इतिहास में पहला वंश है। इससे पहले जो मगध पर प्रद्योत वंश या बृहद्रथ वंश बैठे हैं, ये दोनों वंश आद्य इतिहास में पढ़े जाते हैं, प्रोटो हिस्ट्री में, क्योंकि उस समय के राइटिंग एविडेंस जो है वो पूरी तरीके से रीडेबल नहीं है और कुछ कमियां भी हैं जिनके ऊपर पूरा विश्वास नहीं किया जा सकता। हिस्ट्री शुरुआत होती है हर्यक वंश से ही, तो हिस्ट्री का पहला वंश हर्यक वंश ही है जो हम पढ़ रहे हैं आज, ठीक है। इसी समय पहली करेंसी चली थी जो आहत कॉइन्स के नाम से जाना जाता है। हम धर्मों की बात कर रहे थे, तो बिंबिसार ने पहले बौद्ध धर्म अपनाया, फिर पत्नी के प्रेशर में आकर जैन धर्म अपनाया। इतिहास का पहला राजा बिंबिसार, जिसने बौद्ध और जैन दोनों धर्म अपनाए। इसके बाद अजातशत्रु ने बौद्ध धर्म अपनाया। अजातशत्रु और बिंबिसार, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा महत्वपूर्ण है और समझने योग्य ये बात है कि बिंबिसार और अजातशत्रु के टाइम पर गौतम बुद्ध जीवित थे, तो बिंबिसार और अजातशत्रु के कंटेम्प्रेरी गौतम बुद्ध हैं। मैं आपको बता दूं, उस समय गौतम बुद्ध के कंटेम्प्रेरी क्वेश्चन आजकल एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। पिछले ही वर्ष एक क्वेश्चन आया था कि ये बताइए कि गौतम बुद्ध के समकालीन कौशल देश का राजा कौन था। तो गौतम बुद्ध के समकालीन कौशल देश का राजा प्रसेनजीत था। कौन था? प्रसेनजीत, जो अजातशत्रु का मामा था, महाकौशला देवी जिसकी बहन थी और वजीरा जिसकी पुत्री थी। ये एक चीज यहाँ पर आती है। दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से आया है कि भाई अब जैसे एक क्वेश्चन आ गया कि गौतम बुद्ध के समकालीन ये कौशल देश का राजा कौन था, तो कौशल देश का राजा था प्रसेनजीत। अब ये भी आ सकता है कि बुद्ध के समकालीन या बुद्ध के कंटेम्प्रेरी और मगध का राजा कौन था, तो बिंबिसार था। बुद्ध के कंटेम्प्रेरी अंग देश का राजा कौन था, तो ब्रह्मदत्त था। इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। बुद्ध के समकालीन वैशाली का राजा कौन था, चेटक था। तो
तो इस तरीके से ये कंटेम्प्रेरी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये दोनों रूलर अजातशत्रु और बिंबिसार, ये दोनों के दोनों बुद्ध के कंटेम्प्रेरी हैं, ये समझ लेना है, ठीक है। तो बिंबिसार ने अपनाया बौद्ध और जैन धर्म, अजातशत्रु ने बौद्ध धर्म, ठीक है। और अजातशत्रु ने ही पहली बौद्ध काउंसिल कराई। तो फर्स्ट बौद्ध काउंसिल जो है वो अजातशत्रु ने अरेंज की थी। ये अपनी राजधानी राजगीर में ही अरेंज की थी उसने, और राजगीर की सप्तपर्णी गुफा में पहली बौद्ध संगति करवाई थी अजातशत्रु ने। इस बौद्ध संगति के जो अध्यक्ष थे वो महाकश्यप थे। 483 में ये बौद्ध संगति आयोजित की गई थी। 483 ईसा पूर्व, ये वो समय है जिस साल गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई, या गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। और उसी वर्ष कुशीनगर में तो गौतम बुद्ध नहीं रहे 483 में, और उसी वर्ष अजातशत्रु ने राजगीर की सप्तपर्णी गुफा में पहली बौद्ध काउंसिल करवाई। इसी काउंसिल में आनंद और उपाली नामक उनके शिष्यों ने सुक्त पिटक और विनय पिटक नाम की पुस्तकें लिखी। सुक्त पिटक में गौतम बुद्ध के सभी उपदेशों को लिखा गया, जबकि विनय पिटक में बौद्ध भिक्षुओं के लिए नियम लिखे गए। चाइनीज कई ट्रैवलर, जिनमें हुएनसांग भी प्रमुख था, जो विनय पिटक की प्रतियों को लेने के लिए भारत आए। तो विनय पिटक की इंपोर्टेंस कितनी थी इंटरनेशनल लेवल पर, ये आप समझ सकते हैं। इसके अलावा बिंबिसार की विजय की बात की जाए कि उसने किसे जीता, तो बिंबिसार भारतीय इतिहास का पहला ऐसा राजा है, या प्राचीन इतिहास का ऐसा राजा है, जिसने वैवाहिक संबंध स्थापित करके, मैट्रिमोनियल रिलेशन बनाकर और मगध को बहुत ही अधिक ताकतवर बना दिया, और वही कहलाया मगध का वास्तविक संस्थापक, अर्थात रियल फाउंडर ऑफ मगध। जबकि फाउंडर ऑफ मगध कौन था? बृहद्रथ था। तो इसने विवाह ज्यादा किए, वज्जी से, कौशल से, मध्य देश से और भी। इसके अलावा देखा जाए तो बिंबिसार जो था उसने एक ही युद्ध किया था अंग देश के राजा ब्रह्मदत्त से। ऐसा माना जाता है, या उस समय की कहानियों में ये प्रचलित है कि बिंबिसार के जो पिताजी थे वो भट्टिय थे। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार आया है कि बिंबिसार के पिता का नाम क्या था, तो महीय या भट्टिय। तो बिंबिसार के पिता महीय या भट्टिय थे, और जो भट्टिय थे इन्हें हराकर या इनसे मगध को छीन लिया था अंग देश ने, या ब्रह्मदत्त नाम के राजा ने। तो अपने पिता का ही बदला लेने के लिए बिंबिसार ने अंग देश के राजा ब्रह्मदत्त पे आक्रमण किया, और अंग देश को जीतकर उसने मगध में मिला लिया। ये हमें देखने में आता है। इसके अलावा बिंबिसार के राजवैद्य की बात करें तो बिंबिसार का राजवैद्य जो था उसका नाम जीवक था। क्या था? जीवक। उस समय पूरे विश्व में 2 यूनिवर्सिटी थी, एक पर्शिया में थी और एक भारत में थी। भारतीय यूनिवर्सिटी तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी, जो विश्व की प्राचीन यूनिवर्सिटियों में से एक है, ये समझ लीजिए। और इसी तक्षशिला यूनिवर्सिटी से जीवक नाम के राजवैद्य पढ़े थे। यूपी पीजीटी में एक बार क्वेश्चन आया था कि जीवक की माँ का नाम क्या था, तो जीवक की माँ का नाम सालवती था। सालवती और आम्रपाली उस समय की 2 प्रमुख गणिकाएं थीं। गणिका नगर वधु को कहते थे, जो राज दरबार में नृत्य करती थी या पूरे नगर का मनोरंजन करती थी नृत्य करके। ये बहुत ही ज्यादा निपुण थी इन चीजों में। तो कहते हैं कि ये प्रथम नर्तकी या प्रथम गणिकाओं के रूप में आम्रपाली और सालवती को जाना जाता है। सालवती ने कौमार्य अवस्था में ही एक पुत्र को जन्म दिया था, इसीलिए लोकलाज के डर से उसने पुत्र को त्याग दिया। बिंबिसार के दूसरे बेटे अभय कुमार ने इन्हें पाला, जीवक को, और तक्षशिला यूनिवर्सिटी में शिक्षा दिलवाई। बाद में जीवक बिंबिसार के राजवैद्य बने, और जीवक इतिहास के पहले डॉक्टर के रूप में जाने जाते हैं। ये एक बहुत अच्छे फिजिशियन थे, एक बहुत अच्छे सर्जन थे और चाइल्ड स्पेशलिस्ट थे। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, मैं आपको बता देता हूँ कि जीवक जो थे वो किन क्षेत्रों में विशेषज्ञ थे। तो ये सभी क्षेत्रों में विशेषज्ञ थे, ये सब आप समझ सकते हैं। जीवक तक्षशिला यूनिवर्सिटी से पढ़े। जीवक ने बुद्ध का कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज ठीक किया। जीवक ने बिंबिसार का पाइल्स मतलब बवासीर ठीक किया, और जीवक ने ही इनके बिंबिसार के मित्र चंड प्रघोत का पीलिया रोग ठीक किया। ये क्वेश्चन आता है कि भाई हर्यक वंश के टाइम पर या महाजनपदा पीरियड के टाइम पर पीलिया रोग का एविडेंस कहाँ से मिलता है, तो वो अवंती के राजा चंड प्रघोत से मिलता है।
अवंती की 2 राजधानियां थीं, एक उज्जैन और एक माहेशमती। तो ये 2 कैपिटल है, ये समझनी है हमें। इधर बिंबिसार के अगर मित्रों की बात करें तो एक रुद्रायन नाम का मित्र था जो सिंध प्रांत का था। एक गौतम बुद्ध भी इनके मित्र ही थे। एक अवंती के राजा थे चंड प्रगोत, वो भी गौतम इनके बिंबिसार के मित्र थे। और उनसे तो दोस्ती इसलिए कर ली थी क्योंकि भाई वो बहुत ज़्यादा ताकतवर थे और बिंबिसार की ये पॉलिसी थी कि जिसे हम जीत न सकें उससे दोस्ती कर ली जाए। इसके अलावा मुकुरगति नाम के एक गांधार देश के भी राजा थे जो बिंबिसार के मित्र थे। तो इस तरीके से ये बिंबिसार के मित्र रहे। हमने बिंबिसार के राजवैद की बात की, उनकी विजयों की बात की, धर्म की बात की, राजधानी की बात की, कुल राजा कितने थे ये बताया हमने आपको बिंबिसार के बारे में, और ये बताया कि बिंबिसार की मृत्यु कैसे हुई। उन्हीं के पुत्र अजातशत्रु ने की थी। एक लास्ट क्वेश्चन के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करूंगा कि बिंबिसार का वास्तविक नाम या बचपन का नाम क्या था राजा बनने से पहले। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है और उनका नाम था श्रोडिक। क्या नाम था? श्रोडिक। तो ये जितनी भी बातें मैंने की हैं, हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर आप सुनते भी रहेंगे तो मैं आपको आश्वासन देता हूँ इस चीज़ का कि आप 100% 100% और आप किसी भी टेस्ट को पास करने में सफल रहेंगे। तो अभी तक आप पढ़ते थे, अब आप सुनकर भी तैयारी कर सकते हैं। AGIS आपको ये सुविधा प्रदान कर रहा है और मैं आशा करता हूँ कि आप इसका लाभ उठाएंगे। धन्यवाद।